मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड का जो पेपर है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसमें जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम का टॉपिक चल रहा है, इसमें आज हम 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की उपलब्धियां जो हैं, अचीवमेंट्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को संपूर्ण देश में लागू किया गया है और इससे देश की जो स्थानीय समस्याएं हैं, उन स्थानीय समस्याओं पर उचित ध्यान देने की परिस्थिति बन गई। जैसे मैं आपको बताऊं कि महिलाएं जो अभी तक शासन के इस क्षेत्र में पर्याप्त भागीदारी नहीं कर पा रही थी, उन्हें भी इसका अवसर मिला। दूसरी बात कि समाज के जो पिछड़े वर्ग थे, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, उन अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को स्थानीय स्तर पर शासन में भागीदारी का सम्मानजनक अवसर प्राप्त हुआ। तीसरी बात कि स्थानीय निकायों के नियमित चुनाव होने के कारण असमंजस व निर्णयहीनता की जो स्थिति बनी रहती थी, वो समाप्त हो गई है। चौथी बात यह है उसके अचीवमेंट में कि स्थानीय निकायों को पर्याप्त अधिकार और वित्तीय सहयोग से विकास कार्यों को भी एक गति मिली है। नेक्स्ट उपलब्धि कि नियमित चुनावों से एक प्रकार से ये कहा जाए कि जनता में जागरूकता भी बढ़ी है और नागरिक अपने अधिकारों व अपने हितों के लिए जो योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं को जानने और उनकी समझने व उनकी मांग भी करने लग गए हैं। तो ये 74वें संविधान संशोधन की एक प्रकार से उपलब्धि ही कही जा सकती है, एक अचीवमेंट ही कहा जा सकता है। लेकिन इन उपलब्धियों के साथ साथ कुछ कठिनाइयाँ भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं कि भाई 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के पश्चात विभिन्न राज्यों में जो अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित अध्ययन किए गए हैं, यद्यपि अधिनियम द्वारा स्थानीय नगरीय शासन को सकारात्मक मोड़ दिया गया, लेकिन कुछ कठिनाइयां हैं जिनका उल्लेख करना यहाँ बहुत ही आवश्यक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई नगरीय निकाय के सफल संचालन के प्रारंभिक स्तर पर मतदाता के रूप में जागरूक नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है और परमदाता कभी कभी अपने मत का महत्व नहीं समझते और मत का प्रयोग नहीं करते। दूसरी कठिनाई या समस्या ये है कि धन की कमी व समय पर उपलब्धता न होना एक बड़ी समस्या है। ये विरोधाभास है कि एक तरफ तो धन की कमी की शिकायत होती है, तो दूसरी ओर उपलब्ध धन का समय सीमा में पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। तीसरी समस्या ये है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पर्याप्त आपूर्ति न हो पाना भी नगरीय शासन की बड़ी कमी है। पानी और बिजली की आपूर्ति न हो पाना नागरिकों में निराशा भरता है। शहरों का
अनियोजित विस्तार, झुग्गी झोपड़ियों का फैलाव और उसमें अमानवीय स्थिति में रहते लोग नगरीय प्रशासन के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। 73वां तथा 74वां संविधान सत्ता के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से लाया गया था, आप सभी को पता होगा। पर हमें देखने में ये आया कि स्थानीय नगर निकायों में राज्य का नियंत्रण इन निकायों को कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता। वित्तीय सहायता के अतिरिक्त कई क्षेत्रों में राज्य सरकार पर निर्भरता इन निकायों की स्थिति को कमजोर करती है। ये एक मुख्य समस्या कही जा सकती है। एक ये भी है कि जो जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों में आपस में तालमेल की कमी, आप देख रहे होंगे कि आपस में विवाद हो जाता है जनप्रतिनिधि के मध्य और जो प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उनके मध्य आपस में तालमेल की कमी एक बड़ी बाधा है, जिसके कारण स्थानीय निकाय अपने दायित्व को पूर्ण क्षमता से नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ये कठिनाइयाँ और समस्याएं हैं तो कि भाई ये उपयुक्त नहीं है, ये उपयुक्त भी कही जा सकती हैं। इसके लिए हम कुछ सुझाव जरूर दे सकते हैं कि भाई उपयुक्त जो कठिनाई आपने बताई, आपको बताई मैंने, उन कठिनाइयों से ये थोड़ा लगेगा कि थोड़े से प्रयास व पूरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। उसके लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई संशोधन व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन ला सकता है, पर दृष्टिकोण में रचनात्मक परिवर्तन स्वयं ही लाना होगा। ये आवश्यकता यदि शासन तथा प्रशासन से जुड़े अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के लिए है तो उतनी नागरिक के रूप में लाभार्थियों के लिए है। सजग नागरिक यदि अपना मतदाता के रूप में कर्तव्य पालन करें तथा आगे शासन प्रशासन के समक्ष विरोध व समर्थन के रूप में अपनी उपस्थिति दर्शाएं तो परिवर्तन अवश्य ही आएगा। दूसरा सुझाव ये भी है कि स्थितियों में सुधार के लिए समय समय पर समितियां व आयोग गठित किए जाएं। 13वें वित्त आयोग ने ग्रामीण व शहरी निकायों को सशक्त करने के लिए कुछ सुझाव दिए कि 13वें वित्त आयोग ने जो सुझाव दिया कि राज्य और स्थानीय निकायों के मध्य अनुदान को 2 भागों में बांटा जाए, एक सामान्य मूलभूत अनुदान और दूसरी कार्य निष्पादन के अनुरूप अनुदान। तो दूसरी तरह के अनुदान के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकार कुछ शर्तों को पूरा करे, यथा उचित जैसे अंकेक्षण और ऑम्बड्समैन की स्थापना, स्थानीय निकायों को धन का हस्तांतरण, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से स्थानीय निकायों को संपत्ति पर लगाने का बाधारहित अधिकार इत्यादि। तो इस प्रकार की व्यवस्था राज्यों को अधिक सक्रिय होकर कार्य करने की प्रेरणा देंगी, जो स्थानीय निकायों को सही अर्थ में लोकतंत्र में सत्ता विकेंद्रीकरण के लक्ष्य को सार्थक करने की दिशा में एक सफल चरण कहा जाएगा या सफल चरण होगा। तो ये एक प्रकार से कुछ सुझाव दिए गए। तो प्यारे बच्चों, जो आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।